Hello and a very good afternoon to all my dear students, and welcome you again सेशन ऑफ बायोलॉजी क्लास। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र देखेंगे। तो पाचन तंत्र, ये जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो प्लीज़ आप ये टॉपिक आप ध्यान से ये वीडियो देखिए आप। तो ये जो पाचन तंत्र है, मैं इसको दो एक्चुअली इसी वीडियो में कवर हो जाएगा, लेकिन हम इसमें जो दो सेशन करके इसको पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पाचन की जो डाइजेशन जो प्रोसेस है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इसमें हम कौन कौन से जो अंग है वो जो पार्टिसिपेट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर पहले डील करूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पाचन तंत्र मनुष्य या पोषण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले शरीर के जितने भी अंग होते हैं, ठीक है, याद रखना। पोषण पोषण की जो प्रक्रिया में पोषण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले शरीर के विभिन्न अंगों को पाचन अंग कहते हैं, और सभी अंगों को एक साथ क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। पोषण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले शरीर के विभिन्न अंगों को पाचन अंग कहते हैं, और सभी अंगों को एक साथ पाचन तंत्र कहा जाता है। तो हमारे हमारे मन में बहुत सारा ये क्वेश्चन रहता है कि हमको एक्चुअली हमको भूख क्यों लगता है, ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो याद रखना कि भोजन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनका उपयोग करने से ही हमको शरीर को हमेशा ऊर्जा भरपूर बनाए रखना होता है। और साथ ही भोजन से शरीर की वृद्धि, ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, और हमारे बॉडी में टेम्परेचर को भी बनाए रखता है। ठीक है, इससे हमको जो एनर्जी प्राप्त होती है उससे। तो ऊर्जा भोजन में हमको जो कंपोनेंट होते हैं, मैंने लास्ट वाले क्लास में मैंने बताया था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट वगैरह पाए जाते हैं, है ना। तो साथ ही इसमें पानी, लवण, विटामिन भी पाए जाते हैं। और तो शरीर की अलग अलग अंग होते हैं, और पाचन की प्रक्रिया के दौरान क्या होते हैं, ये जितने भी पदार्थ होते हैं वो ब्लड में, रक्त में बनी रहती है। और भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत सभी कोशिकाओं को होती है, और यदि ब्लड में इसकी मात्रा बहुत ही कम मात्रा में होती है तो इसका जो इन्फॉर्म जो सूचना मैसेज वो ब्रेन के पास पहुंच जाता है, और ब्रेन से जो स्टमक होता है उनकी दीवारों में क्या होता है, संकुचन होने लगता है, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे हमको क्या होते हैं, भूख का एहसास कराते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र को हम यहाँ पर जो पाचन तंत्र होता है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो दो भागों में मिल के बना होता है। ठीक है, तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो दो भागों से मिल के बना हुआ है। एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचन ग्रंथि। तो यहाँ पर हम देखें मनुष्य के आहार नाल, यहाँ पर हम देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। तो यहाँ पर हम मनुष्य की आहार नाल तो देखेंगे, एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनल। तो मनुष्य या जो दूसरे विकसित जो जंतु होता है उनके मुख, यहाँ ये जो देख सकते हैं, ये जो मुख है, इस मुख से लेके
इस गुदा द्वार तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गुदा द्वार के बीच में नली पाई जाती है, इसे ही कहते हैं आहार नाल कहा जाता है। ठीक है। तो मनुष्य का आहार नाल देखा जाए तो इसमें जो ये जो मुख गुहा होता है, ये जो ग्रसनी होती है, और ये ग्रास नली, इस तीनों को छोड़कर जितने भी शेष भाग होते हैं, आप देख सकते हैं वो कहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है, ये वाले हिस्सा। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है वो डायफ्राम के नीचे में है, क्योंकि यहाँ पर डायफ्राम होता है, आपने फेफड़े का डायग्राम देखे होंगे तो पता होगा, यहाँ पर ये डायफ्राम होता है, और इस डायफ्राम के नीचे में ये बाकी पाया जाता है आपका अमाशय, आँत, साथ में यहाँ पे पाचक ग्रंथि वगैरह। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखें, पहला जो हम शुरू करने जा रहे हैं कि इसमें ये जो आहार नाल होता है, एक बात और कि ये 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर ये लंबी होती है, और ये मोटाई भी होती है। ठीक है। तो इसमें जो पहला आहार नाल जहाँ से शुरू हो रहा है वो मुख गुहा होता है। ठीक है। तो मुख गुहा, जिसे बकल या आरल ओरल कैविटी कहा जाता है। तो आपने, यदि हम यहाँ मुख गुहा बकल की बात करें, ठीक है, बकल की बात करें, तो आप स्वयं अनुभव करते होंगे कि हमारा जो मुख होता है, आप अपना अपना मुख देखिए, जो माउथ है वो देखिए। ठीक है। तो हमारा जो माउथ है वो दरार के समान होता है, और दोनों जबड़ों के बीच में हमारा दोनों जबड़ा आप देखिए, है ना अपना जबड़ा, तो दोनों जबड़ों के बीच में एक गुहा खुलता है, और इसे ही कहते हैं मुख गुहा कहते हैं। और आप देखिए अपना मुख देखेंगे तो मुख गुहा की जो छत को क्या बोलते हैं, तालू कहते हैं, और जो दो भागों का बना होता है, पैलेट, वहाँ पे लिखा होगा पैलेट कहते हैं। तो पैलेट का जो अगला भाग जो कठोर होता है आप देख सकते हैं, कठोर है, ये वाला हिस्सा कठोर है, तो इसको हार्ड प्लेट कहते हैं। ठीक है। और जबकि पीछे वाला में इससे जो पीछे है, आप देख सकते हैं, इससे पीछे वाले सॉफ्ट है, तो उसको सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। ठीक है। और मुख गुहा को बनाने वाली दोनों जबड़ों के किनारे में क्या है, यहाँ पर दांत है, आप देख सकते हैं, दोनों जबड़ों को बनाने के लिए यहाँ पर क्या है, दांत है। तो दांतों के मध्य में देख सकते हैं क्या है, ये टंग है, जीभ पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले दांत के बारे में आपको बता देता हूँ कि दांतों का जो ये जो दांतों का जो डेवलपमेंट देखा जाए, तो इस मुख गुहा के जबड़ों के किनारे में देख लीजिए, मुख गुहा के जबड़ों के किनारे में ये गड्ढे में उपस्थित हुआ है। ठीक है। और मनुष्य का जो ये जो दांत होता है, मनुष्य का जो दांत होता है वो कैसा होता है, विषम होता है, विषम दंती कहते हैं, ये विषम दंती होता है। और साथ में ये द्विबार दंती होता है। द्विबार का मतलब होता है जो दो बार उगता है दांत। ठीक है। और इनका जो साइज वगैरह आकार वाला होता है वो बहुत अलग अलग होता है। ठीक है। तो मानव जीवन में जो दांत होता है वो दो बार उगते हैं, और यह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला होता है वो प्री मोलर, दूसरा होता है कैनी, और तीसरा होता है इंसिजर, और 4 नंबर में आपको मिलेगा मोलर। ठीक है। और मनुष्य के प्रत्येक जबड़े की बात करें, तो मनुष्य की प्रत्येक जबड़े में कुल 16, जबड़े की बात करें तो जबड़े में 16 होता है, और कुल 32 दांत होते हैं। ठीक है। और ये जबड़े का आधे वाला जो हिस्सा है वो दाईं ओर है, और आगे वाला जो आधे जो होता है वो बाईं तरफ होता है। ठीक है। और आप इसमें दांत दे सकते हैं, इनमें इंसिजर हो गया, कैनिन हो गया। ठीक है। और आपका कैनिन, मोलर्स, प्रीमोलर्स हो गया। ठीक है। आप देखेंगे जो इंसिजर, ये जो आपका
इंसीजर, ये जो दांत है ये वाला, ये जो इंसीजर है, इस इंसीजर सबसे आगे, आप देख सकते हैं सबसे आगे में है ये इंसीजर, ये वाला हिस्सा देखिए, ये है इंसीजर। ठीक है, ये जो इंसीजर होता है आगे में है तथा चपटा हुआ है, देख सकते हैं अपना दांत देख सकते हैं आप कि ये जो इंसीजर होता है सबसे आगे तथा चपटे होते हैं और एकदम धारदार होते हैं, और यही होता है जो भोजन को काटते हैं। ठीक है, और एक जो होता है वो होता है कैनिन, ये आप देख सकते हैं दूसरा वाला कैनिन किनारे में है। ठीक है, ये बहुत ही नुकीले होते हैं और कठोर होते हैं, और भोजन को फाड़ने में क्या करते हैं, मदद मदद करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका जो ये प्रीमोलर है, ये वाला, ये वाला जो प्री मोलर है, ठीक है, और ये वाला जो मोलर है, आप देख सकते हैं दोनों कितने चौड़े हैं, और चौड़े होने के साथ साथ क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, और भोजन को चबाने का काम कौन करता है, यही प्री मोलर और मोलर ही करते हैं। ठीक है, और मनुष्य के अंतिम दांत जो होते हैं, मनुष्य के जो अंतिम जो दांत होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बुद्धि वाला दांत या विजम, विजडम ठीक कहते हैं, और ये मनुष्य में एक अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और यदि हम बच्चों में दांतों की बात करें तो बच्चों में जो दुष्ट जो दांत होते हैं वो 6 माह में, 6 माह में आते हैं। ठीक है, तो 6 से 13 वर्ष तक दांतों की संख्या लगभग 20 होती है, और 24 वर्ष की उम्र तक वो 32 हो जाती है। ठीक है, याद रखना, 6 वर्ष की उम्र, 6 से लेके 13 तक यहाँ पर कितना होता है, 20 रहता है, और 24 वर्ष के बाद ये 32 हो जाता है। ठीक है, क्लियर। बस थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा और इसके बारे में आप नहीं देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है जीभ। थोड़ा सा जीभ के बारे में देख लेते हैं। तो मुख गुहा जो हमारा जो मुख होता है, उस मुख में जो हमारा जो मुख होता है उसमें आप देख सकते हैं कि मांसल एक मांसल संरचना है, और साथ में ये मोटी होती है, और क्या होती है, ये लचीली भी होती है, मालूम है। ठीक है, तो मांसल मोटी लचीली जोड़ी होती है, ये हमारा क्या, जीभा। और आप देख सकते हैं कि इस जीभा में यहाँ पर इस जीभ में थोड़ा थोड़ा एकदम ना, एकदम थोड़ा थोड़ा क्या पाया जाता है, यहाँ पर उभार पाया जाता है, और उसको कहा जाता है टेस्ट टेस्ट पैपिली कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेस्ट पैपिली कहा जाता है, स्वादंकुर कहते हैं उसको हिंदी में। और ये संवेदी प्रकृति के होते हैं, और स्वाद का क्या कराते हैं, आभास कराते हैं। और आपको मालूम है कि आप अपने जीभ को सभी दिशाओं में आप घुमा सकते हैं, और इस कारण ये भोजन को क्या करते हैं, चबाने में मदद करते हैं। और जो जीभ होता है वो दांतों की तरफ से क्या करते हैं, ढकेलते हैं और चबाने में मदद करते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसका वर्क लिखा है कि भोजन को चबाने में और लार में मिलाने में मदद करते हैं, साथ में ये अंतर ग्रहण करने में मदद करते हैं, और इस स्वाद को क्या करते हैं, उद्दीपन करते हैं, और ये बोलते समय उच्चारण उच्चारण में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, और यदि आप ये अपना जीभ देखेंगे तो जीभ के दोनों किनारे देखिए, ये वाला जो किनारा है, देखिए ये जीभ का ये वाला जो किनारा वाला हिस्सा है, ठीक है, इस किनारे वाले हिस्से में, ठीक है, क्या है, खट्टे और साल्ट है। देखिए ये किनारे किनारे में क्या है कि ये खट्टे और नमकीन है ना, खट्टे और नमकीन स्वाद से संबंधित स्वादंकुर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो जीभ के आगे वाला जो भाग है, ये जीभ के आगे वाला जो भाग है, उस आगे वाले भाग में क्या होता है, मीठे का अनुभव होता है। और ये जीभ का ये जो पीछे वाला हिस्सा है,
ठीक है। ये पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे तीखा या बिटर, जिसे कड़वा कहा जाता है, उससे क्या करते हैं, आभास करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर देखेंगे स्टमक अमाशय। और यदि अमाशय का इस आकार देखा जाए तो अमाशय का जो यहाँ पर इस आकार कैसा आकार दिखाई दे रहा है, ये इस आकार है, वो जे के आकार में है। ठीक है। और ये लगभग 30 सेंटीमीटर होता है, ये 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। और ये हमारे जो उदर उदर गुहा होता है, ठीक है, उदर गुहा पेट वाला हिस्सा रहता है, ठीक है, वो वहाँ पर बाएं तरफ रहता है ये। ठीक है। और इस अमाशय का जो भाग देखा जाए, ठीक है, तो ये लगभग तीन तीन भाग रहता है इनका। और ये एकदम देख सकते हैं, ये इनकी जो संरचना है, आप देख सकते हैं कैसी दिखाई दे रही है। ये थैली नुमा संरचना दिखाई दे रहा है ना, देखिए एकदम थैली नुमा संरचना है। और इनके जो दीवार होते हैं, ठीक है, इनके जो दीवार होते हैं उनमें एक ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि को कहा जाता है जठर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। और एक बात और, ये जो संरचना लास्ट में ये वाला जो हिस्सा जो खुलता है, इस वाले हिस्सा को कहा जाता है डिओ डिओ डिओडीनम कहा जाता है, डिओडीनम। ठीक है। तो इस छिद्र के चारों तरफ बहुत सारे पेशियां पाई जाती है। ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल रहे थे कि इनमें बहुत सारी दीवार में ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे जठर ग्रंथियां कहते हैं। और ये जठर रस का स्त्राव करते हैं। ठीक है। जठर रस स्रावित करते हैं। और साथ में यहाँ पर प्रोटीन वाले एंजाइम्स पाया जाता है, जैसे कि पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों आपका पाचक एंजाइम्स होता है। और साथ ही यहाँ पे HCl पाता है। और ये HCl क्या करता है, जब भोजन करते हैं तो भोजन के द्वारा जितने भी हानिकारक जो जीवाणु होता है वो प्रवेश करता है, उसको क्या कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। और साथ में अमाशय में जो बचे हुए जो भोजन रहते हैं उसको सड़ने से बचाने में क्या करते हैं, HCl मदद करता है। ठीक है। तो HCl यहाँ पर क्या करता है, जितने भी माइक्रो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको खत्म करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है। तो मनुष्य के अमाशय का लगभग नीचे की ओर जो सकरा वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, संकरा वाला जो हिस्सा होता है उसको ये संकरा वाला हिस्सा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, छोटी आंत कहा जाता है। और ये जो छोटी आंत होता है वो लगभग दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है आपका ये डिओडिनम, ये वाला हिस्सा, ये डिओडिनम। और आपका ये दूसरा वाला जो हिस्सा है उसे कहा जाता है इलियम कहा जाता है। तो ये जो छोटी आंत होता है, इसका जो मेन कार्य होता है, सबसे छोटी आंत में मुख्य रूप से पाचन यहीं पे होता है। और यहाँ पे हार्मोन का भी स्त्राव करता है ये। और यहाँ पर पीत रस, यहाँ पर पीत रस
और अग्नाशय वाला जो रस होता है वो सभी यहाँ से सिक्रेट होता है। और भोजन का अवशोषण भी यही छोटी आंत में होता है। ठीक है। और इस छोटी आंत के दीवार में, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि छोटी आंत की जो दीवार होती है, ठीक है, क्योंकि भोजन का अवशोषण कहाँ पे हो, यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। और इनकी सतह पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, अ, विलाई पाए जाते हैं। ठीक है, विलाई कहते हैं, विलाई। ठीक है, विलाई पाए जाते हैं। और इनमें भोजन के जितने भी भोजन में जो प्रोटीन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उन सभी को पचाने के लिए इसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट होते हैं। यहाँ पर जो ये जो पित्त रस, अग्नाशयी रस होते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इलियम, जो मैंने बताया था, ये जो किनारे वाला जो हिस्सा है इलियम, छोटी आंत का, और ये आप देख सकते हैं, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और ये लगभग 1.5 मीटर का होता है। ये चलिए, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो ज़्यादा लंबी होती है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये छोटा होता है। लेकिन ये क्या होता है, देख सकते हैं, ये चौड़ा होता है, इसीलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। तो यहाँ जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इनका 3 भाग होता है, सीकम, रेक्टम और ये कोलन, 3 भागों से मिलके बना होता है। और इसका एक बात यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा जो दिख रहा है, एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा जो दिख रहा है, इसे कहा जाता है वर्मी फार्म। ठीक है, वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ये मनुष्य का एक अवशेषी अंग होता है। ठीक है। और ये लगभग सेवन 7 से 9 सेंटीमीटर होता है, ये 7 से 9 सेंटीमीटर होता है। और ये मनुष्य का क्या है, अवशेषी अंग होता है। ठीक है। और इनका जो कार्य होता है वो बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए क्या करता है, स्टोरेज करके रखने का काम करता है। अब जैसे जैसे जब संकुचन होता है, क्योंकि बड़ी आंत, ये जो बड़ी हमारी जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो अंतिम वाला जो भाग है, जिसे कहा जाता है रेक्टम कहते हैं, और रेक्टम कहते हैं। और इसी से अनपचे जो भोजन होते हैं वो बाद में गुदा द्वार के माध्यम से वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये है, ये हुआ हमारा पाचक, आहार नाल में जितने भी अंग हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं सहायक सहायक पाचक ग्रंथि कि यहाँ पर कौन कौन से ग्रंथियाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे सहायक पाचक ग्रंथि के रूप में यहाँ पर श्लेष्मा ग्रंथि, जठर ग्रंथि, बुनर्स ग्रंथि और लार ग्रंथि। ठीक है। लेकिन ये जो ग्लैंड्स होते हैं, इस ग्लैंड्स को हम 2 भागों में, एक्चुअली पाचक ग्रंथि होता क्या है, ये आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपके मन में। तो मनुष्य के आहार नाल में, ठीक है, जो ग्रंथि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं,
ठीक है, भोजन के पाचन में जो सहायक होते हैं उसको ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जो ग्लैंड्स होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो इंटरनल वाले जो पाचक ग्रंथियाँ होती है वो आहार नाल की दीवार में पाई जाती है। ठीक है, तो उन्हें इंटरनल ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो श्लेष्मा ग्रंथि होता है और ये जो जठर ग्रंथि और ये बुनर्स ग्रंथि है, ये तीनों इंटरनल ग्रंथि है, याद रखना। ठीक है, ये कैसा ग्रंथि है? इंटरनल है। और ये जो लार ग्रंथि और यकृत और अग्नाशय है वो एक्सटर्नल ग्रंथि है। ये तीन। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं श्लेष्मा ग्रंथि के बारे में। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप जानते हैं कि हमारा जो लार होते हैं, आप जानते हैं लार, तो एक्चुअली श्लेष्मा ग्रंथि का जो स्रावी होता है वो लार ग्रंथि के माध्यम से होता है। और हमारा जो लार देखने होंगे वो एकदम चिपचिपा रहता है ना, चिपचिपा रहता है, तो वही होता है श्लेष्मा ग्रंथि, श्लेष्मा रस होता है वो। ठीक है, और यहाँ पर जठर ग्रंथि एक होता है। जठर ग्रंथि ये अमाशय की दीवार में पाई जाती है, जठर ग्रंथि। और उस ग्रंथि से एक रस स्रावित होता है जिसे जठर रस कहते हैं। ये पाचक द्रव के रूप में होता है। और यहाँ पर HCl, ये बताया था मैंने, HCl और पेप्सिन, रेनिन और साथ में कुछ ये कुछ एंजाइम्स पाया जाता है। म्यूसिन एंजाइम्स है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये एक्चुअली म्यूसिन हार्मोन, म्यूसिन है वो। ठीक है, म्यूसिन। और ये ग्रंथि होता है बुनर्स ग्रंथि, जो मैंने बताया था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार में छोटी छोटी रसांकुर पाई जाती है। तो ग्रंथि उन्हीं ग्रंथि में पाई जाती है बुनर्स ग्रंथि। और ये पाचक रस का स्रावित करते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लार ग्रंथि। ठीक है, तो लार मतलब होता है मुख गुहा में जो श्लेष्मी द्रव के रूप में स्रावित होने वाले जो ग्रंथि होती है उसे लार ग्रंथि कहते हैं। और मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जो अपने स्रावों को क्या करते हैं, नलिकाओं के द्वारा मुख गुहा में छोड़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 लार ग्रंथि है। ठीक है, एक पहला यहाँ पर, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 लार ग्रंथि है। और पहली जोड़ी वाली जो ग्रंथि होती है, आप देख सकते हैं जीवा, हमारे जीभ के नीचे में, ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स है। और दूसरी जोड़ी हमारे जबड़े के नीचे में है। ठीक है, और तीसरा वाला जो है वो ये कान के पास वाले हिस्से में है। ठीक है, तो मनुष्य के लार ग्रंथियों द्वारा जो सलाइवा, जो लार होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर म्यूकस भी होता है। ठीक है, और मनुष्य की लार देखा जाए तो इसमें लगभग 98% 98.5% बोल सकते हैं, इनमें पानी होता है। ठीक है, और फिर बाकी जो 1.5 जो परसेंट होता है वो एंजाइम्स होता है। और यहाँ पर एंजाइम्स एमाइलेज एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है, और मनुष्य के लार का जो मेन कार्य होता है वो भोजन को क्या करता है, लसलसा बनाता है। ठीक है, ताकि वो निकलने में सहायक हो। साथ में ये भोजन को टेस्टी बनाता है, उच्चारण को स्पष्ट करता है और भोजन को चबाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये एक उत्प्रेरक पदार्थ है, स्रावित करते हैं। ठीक है, और मनुष्य के जो मुख माउथ होता है और ये जो दांत होते हैं उसको क्या करता है, ये हमेशा साफ रखते हैं। ठीक है, और ये भोजन टेस्टी हो गया, चबाने का काम करते हैं।
और यहाँ पर कुछ उत्प्रेरक पदार्थ है स्रावित करते हैं, जैसे लेड वगैरह हो गया, मरकरी वगैरह हो गया। और साथ में ये जो लार होता है, हमारे जो जीभ होते हैं और हमारे जो होंठ होते हैं उसमें नमी बनाते हैं, और जिससे ये उच्चारण में क्या होते हैं, स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट है यकृत लीवर। ठीक है, तो लीवर होता है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मैंने यहाँ पर डिनोट किया है कि ये सबसे बड़ी क्या होती है, पाचक ग्रंथि होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनका वेट कितना होता है। तो इनका जो वेट होता है 1.5 kg होता है, डेढ़ डेढ़ किलोग्राम का होता है। ठीक है, और ये ठीक है 1.5 किलोग्राम का होता है। और आप इस लीवर का डायग्राम देखिए तो देखेंगे कि इससे जो राइट वाले जो हिस्सा होता है, ये जो राइट वाले हिस्सा है यहाँ पर एक पाया जाता है, ये देखिए गाल ब्लेडर कहते हैं, पिटाशय कहा जाता है। ठीक है, और लीवर के जो सेल होते हैं इसमें बहुत सारे लिक्विड स्त्रावित होते हैं, जिसे कहा जाता है पीत रस कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए पिताशय, और यहाँ पर निकलता है आपका पीत रस। ठीक है, पीत रस स्रावित करता है। और यहाँ पे जो पित्त रस होता है तो पित्त रस ये याद रखना कि पित्त रस में कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इस कारण ये जो डायरेक्ट फॉर्म में ये पाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन इसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं वो इनमें क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। ठीक है, और साथ में यहाँ पर मैंने लिखा है कि पित्त वर्णक लिखा है, पिगमेंट्स बाइल पिगमेंट्स कहते हैं। और पित्त रस में 2 प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आता है ना तो वहाँ पर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिग वर्णक है, यहाँ पर 2 प्रकार के पिगमेंट पाया जाता है। एक होता है बिलीरुबिन। ठीक है, मैं आपको स्लाइड जो PDF भेजूंगा उसमें मैं ये मतलब मैं डिनोट कर दूंगा। ठीक है, बिलीरुबिन कहते हैं, और एक होता है बिलीवर्डिन कहा जाता है। 2 प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और हीमोग्लोबिन आपको मालूम है यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि जब हीमोग्लोबिन के अपघटन होता है तो उस समय ये बनता है। ठीक है, और कभी कभी इसी के वजह से जो यूरिन का जो कलर होता है वो येलो कलर का हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अपघटन होने की वजह से वहाँ पे वाटर की कमी हो जाती है, जिसके वजह से यूरिन का जो कलर होता है वो पीला कलर का हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो लीवर होता है, लीवर का फंक्शन क्या होता है। तो पहला फंक्शन दे सकते हैं कि जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में क्या करते हैं, स्टोरेज करके रखता है ये। अ, और इसे जब हमको भूख लगता है या हम जब उपवास रहते हैं तो उस दौरान इसी ग्लाइकोजन बाद में ग्लूकोज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और हमको एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, साथ में ये रुधिर का निर्माण करता है, ब्लड वाले प्रोटीन्स होते हैं उन सभी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। RBCs पित्त वर्णक का भी निर्माण करते हैं, और इससे हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते हैं, और साथ में विटामिन A का भी क्या करता है, निर्माण करते हैं। और ये
पाचन पित्त रस को स्रावित करता है, और साथ में ये एक ताप, यहाँ पर मैंने लिखा है ताप उत्पादक के रूप में भी ये कार्य करता है, ताकि ये जो ब्लड होता है ये ब्लड को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रासा। ग्रंथियाँ ये मनुष्य की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी ग्रंथि है। और इसका जो आकार होता है एक तरह से जो यू आकार के टाइप का होता है ये। ठीक है। और सॉरी, मैंने एक बात यहाँ पर बताना भूल गया कि कौन सा वाला था। हाँ, यहाँ पर मैंने जो बताया था कि जो बिलीरुबिन होता है, ठीक है, ये जो बिलीरुबिन मैंने बताया था, ठीक है, तो जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं बिलीरुबिन, वो आरबीसीएस के हीमोग्लोबिन के अपघटन से लीवर जो सेल के द्वारा क्या होते हैं बनाया जाता है, मैंने ये बताया, और ब्लड से हटाकर इसमें पित्त रस में डाल दिया जाता है, और पित्त रस के साथ यह इंटेस्टाइन में जाता है, और जो मल के साथ से बाहर कर दिया जाता है। और कभी कभी जब रुधिर के अंदर पित्तमड़क की सांद्रता जब बढ़ जाती है, तब हमारी जो त्वचा होती है, आँख का जो सफ़ेद वाला भाग होते हैं, और जो सलेस्मा झिल्ली में क्या हो जाती है, पीली हो जाती है, और इस स्थिति में इनको कहा जाता है पीलिया रोग कहा जाता है। ठीक है, पीलिया रोग जो जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है। और यह बीमारी कभी कभी लीवर सेल्स में क्या कहते हैं, एक वायरस के ट्रांजिशन से भी ये हो सकता है। ठीक। तो हम आते हैं अब अग्नाशय में। तो मनुष्य का जो ये अग्नाशय होता है, चलिए, एक गुलाबी यू आकार के होते हैं, और साथ में गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, कैसा होता है, गुलाबी कलर का होता है ये मनुष्य के शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, याद रखना। और साथ में इसको मनुष्य ये अग्नाशय जो ग्रंथि है उसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मैंने यहाँ पर डिनोट किया, देखिए, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि मिश्रित ग्रंथि कहने का कारण ये है कि यह अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन और एसोक्राइन, ठीक है, एंडो और एंजियोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। और साथ में अग्नाशय के जो कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं उनके बीच में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये हुआ आपके यू आकार की। ठीक है। और ये पीला, ये गुलाबी कलर है, और इसी में आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक अनेक पीले रंग के, ये पीले रंग की कोशिकाएं हैं, ये पीले रंग की कोशिकाएं हम देख सकते हैं। तो इस पीले रंग की जो कोशिकाएं होते हैं, यहाँ पर 3 कोशिका होते हैं, यहाँ पर देखो ये 3 कोशिकाएं यहीं पे रहते हैं, और इसको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिनोट नहीं किया है। ठीक है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। मैं इसको पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। ठीक है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। और इसमें जो ग्रंथियाँ पाई जाती है, 3 सेल्स जो पाई जाती है कोशिका, वो अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 कोशिकाएं पाई जाती है। और तीनों कोशिकाएं से यहाँ पर एक हार्मोन सीक्रेट होता है ग्लाइकोजन, और एक होता है इंसुलिन हार्मोन, और इसमें रसायन स्रावित होते हैं। और ये इंसुलिन तो जानते हैं, ये जो मधुमेह डायबिटीज होते हैं वो कंट्रोल करता है इंसुलिन हार्मोन्स, है ना, ग्लूकोज का जो लेवल होते हैं ब्लड में उसको। ठीक है। और साथ में यहाँ पर एंजाइम्स पाया जाता है, यहाँ पर टेप्सिन नाम का एंजाइम्स पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन के लिए है। और ये एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज होता है वो लिपिड का। तो यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों को पाचन करने के लिए यहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लिप्सिन, लाइपेज। ओके ना। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आप देख सकते हैं कि पाचन तंत्र के कार्य कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं, देखें कि हमने पढ़े कि इसमें अंतर्ग्रहण होता है, किस तरह से हमने अंतर्ग्रहण किया अपने हाथ के माध्यम से, मुख के माध्यम से, दांतों के माध्यम से, और उससे पाचन की क्रिया हुआ, अवशोषण की क्रिया छोटी आंत पे हुआ, फिर उसका स्वादीकरण हुआ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा में, फिर उसको क्या कर देते हैं और उसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन पाचन की प्रक्रिया थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाइजेशन जो प्रोसेस है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर और एक्सप्लेन कर दूँ। तो आप ध्यान से सुनिए कि ये जो पाचन की जो पाचन जो प्रक्रिया मैंने पहले ऑलरेडी बताया था कि 5 चरणों में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि पाचन ग्रंथों के द्वारा स्रावित पदार्थ व एंजाइम की सहायता से भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को जल अपघटन के द्वारा सरल पदार्थों से क्या करते हैं, सरल, यहाँ पर जो सरल पदार्थ होते हैं उस सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ में क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है, वो पाचन प्रक्रिया होते हैं। और पाचन की जो प्रक्रिया होते हैं एक मिनट ना, यहाँ पर देखिए, ये जो पाचन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, पाचन पाचन की जो प्रक्रिया होता है, ठीक है, पाचन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से। ठीक है, तो मुख से प्रारंभ होती है और इसमें दांतों की सहायता से भोजन को क्या करते हैं, ठीक है, दांतों के माध्यम से भोजन को चबाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जीभ होता है और जीभ में पाए जाते हैं लार ग्रंथियाँ पाए जाते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो भोजन को चबाते हैं और क्या करते हैं, उनको पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, भोजन कहाँ चला जाता है, ग्रसनी में चला जाता है, ग्रसनी में चला जाता है। ठीक है, फिर ग्रसनी से होता हुआ भोजन कहाँ चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है, अमाशय में पहुँचता है, और अमाशय के द्वारा मैंने बताया कि वहाँ पे जठर रस, प्रोटीन्स और वसा पाए जाते हैं, उससे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। फिर इसके बाद अमाशय के बाद जो भोजन होता है वो आंत में चला जाता है। ठीक है, आंत में चला जाता है और यहाँ पर छोटी आंत में पहुँचता है। फिर वहाँ पर जो अगला जो शिरा होता है, डिओडिनम कहते हैं, वो छोटी आंत का अगला भाग होता है जिसमें अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशयी रस, ठीक है, अग्नाशय के द्वारा जो अग्नाशयी रस होता है, ठीक है, वहाँ पे पित्त रस होता है, लीवर में होता है, वहाँ पे दोनों में वहाँ पे बहुत रासायनिक क्रिया होता है। ठीक है, फिर एंजाइम्स भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा मैंने आपको अभी बताया कि जो ट्रिप्सिन होता है और एमाइलेज और जो लाइपेज होता है वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करते हैं। फिर छोटी आंत का जो अगला भाग वहाँ पे रहता है, इलियम होता है, फिर वहाँ पर भोजन को अवशोषित करता है विलाई के माध्यम से। फिर उसका जो अनपचे हुए जो भोजन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोरेज हो जाता है और रेक्टम कि वहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर एनस के माध्यम से वो शरीर से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, भोजन, मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर एक बात और बताता हूँ। एक बात इम्पोर्टेंस, हाँ, एक इम्पोर्टेंस कि हमारे जो आंत होते हैं, इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है, मैंने आपको आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के इंटेस्टाइन पे बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं
जैसे कि बोल सकते हैं कि ई कोलाई भी एक बैक्टीरिया है जो वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक इकोसिस्टम के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर इकोसिस्टम के रूप में बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, और जो पाचन की क्रिया में क्या करते हैं, बहुत ही अपना काम करता है। और यहाँ पर जो प्रोटीन्स विटामिन्स होता है, इन सभी का जो यूज बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर एक पाया जाता है जो बैक्टीरिया, मैंने आपको जो बताया था, आपको क्या बताया था मैंने, सेल्यूलोज बताया था। और यहाँ पर एक एंजाइम्स होता है बैक्टीरिया वाले, वो होता है सेल्यूलेज होता है, ठीक है। तो क्योंकि जो सेल वाल होते हैं प्लांट का, उनका सेल्यूलोज से बना होता है ना। तो उसको पचाने के लिए यहाँ पर एक इकोसिस्टम के रूप में काम करता है। यहाँ पर एक सेल्यूलेज एंजाइम्स बैक्टीरिया के प्रेजेंट हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपका क्लास ओवर हो गया, ठीक है। और आपको जो भी डाउट होगा वो आप मेरे से शेयर करिए, आप व्हाट्सएप में आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।